हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। पेश है सेकंड पार्ट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट का फिजिक्स सेक्शन। इस सेक्शन का पहला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ पसंद भी किया होगा। ये सेकंड पार्ट है, इसमें ये फिजिक्स सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 56 to 70 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। 56 में क्वेश्चन क्या है, अल्फा शुआओं के ज़र्रात इनके मानिंद होते हैं। ठीक है, मानिंद होते हैं मतलब ये कहाँ से निकलते हैं या कहाँ होते हैं, अल्फा शुआओं के जरिए कहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं अल्फा शुआ यानी अल्फा रेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़र्रात, ये जो होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस में होते हैं, मरकूजा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हीलियम। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 10 ओम मज़ाहमत के 4 तारों को हम सिलसिला जोड़ा जाए तो हासिल मज़ाहमत होगी, मतलब क्या होगी। कहने का मतलब है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम रेजिस्टेंस अगर हमने लिया, ठीक है, 4 तार लिए, यानी 10 ओम के हमने 4 रेजिस्टेंस लिए और उनको हमने सिलसिला जोड़ा, यानी कि सीरीज में उसको जोड़ दिया, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो जब हम चारों को सिलसिला जोड़ते हैं यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है चारों सिंपली ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 4 गुने 10 यानी कि 40 ओम का मज़ाहमत हो जाएगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40 ओम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। बरक़ी क़ुव्वत महरका यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ठीक है, इसको बोलते हैं हम EMF। EMF की इकाई क्या है। ठीक है, तो EMF किसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्टेज होता है। ठीक है, EMF जनरेट होता है जनरेटर वगैरह में, तो इसको हम वोल्टेज कहते हैं। EMF इज नथिंग बट अ वोल्टेज। वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। हरारी अशार यानी कि थर्मल रेडिएशन की पैमाइश के आला हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि थर्मल रेडिएशन की पैमाइश हम किस आला से करते हैं। ठीक है, तो थर्मल रेडिएशन का जो पैमाइश करते हैं हम पायरोमीटर से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रो पैमा लिखा हुआ है। ठीक है, रो पैमा है, या तो उर्दू में इसको रो पैमा बोलते हैं या फिर पाई इसमें छूट गया है। ठीक है, पायरो पैमा ऐसा होना चाहिए, पायरो पैमा। ठीक है, या फिर रो पैमा उर्दू में कहता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बाकी के 3 तो नहीं है। ठीक है, थर्मोपाइल, ये बहुत सारे थर्मोकपल को लाइन से लगा देते हैं तो उसे थर्मोपाइल कहते हैं। तपश पैमा थर्मोमीटर को कहते हैं और हरारा पैमा टेम्परेचर मीटर को कहते हैं। ठीक है, तो ये पायरो पैमा होता है जो थर्मल रेडिएशन जिससे हम नाप सकते हैं, पैमाइश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 60। ये बुनियादी कुव्वत वास्ते पर मुनहसर नहीं है। वास्ता किसको बोलते हैं, तो रेफरेंस को। ठीक है, हम वास्ता लगाते हैं किसी कहीं पे अगर सिफारिश करना होता है तो वास्ता लगाते हैं, जिससे हम कहते हैं रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस, तो रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, जिस चीज में क्या बोलते हैं, जिस चीज में कोई डायरेक्शन हो, यानी वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसमें, उन सब में रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड होता है, यानी वो सारी चीजें रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग सारे जो फोर्सेज हैं, तजाज़बी फोर्सेज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेज। ठीक है, बरक़ी सुकूनी कुव्वत, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और सी है मकनातीसी कुव्वत, आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बरक़ी मकनातीसी कुव्वत यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मकनातीसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये तो बिल्कुल डिपेंडेंट है फ्रेम डिफरेंस पे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारा वास्ते पर डिपेंड करते हैं, यानी कि रेफरेंस डिपेंडेबल है। मेरे हिसाब से तो आंसर तजाज़बी कुव्वत है, यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है, यानी कोई चीज नहीं बताया है कि कौन सा फोर्स है, कॉमन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता दे, तजाज़बी कुव्वत। ठीक है, वैसे इसका आंसर कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगर किसी को कंफर्म है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। ठीक है, अगर किसी को कंफर्म है तो। मैंने तो बहुत सर्च किया है इसको, मिला नहीं मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से तजाज़बी कुव्वत होना चाहिए। फिर भी देखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 61। नजूली ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, यानी कि स्टेप डाउन, ये बहुत ही आसान कर दिया है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इंग्लिश में लिखकर आसान किया है, ठीक है। नजूली ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में इब्तदाई और सानवी लच्छों में चक्करों की तादाद का तनासुब होता है, ठीक है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन में जो क्वाइल्स होते हैं, लच्छे जो होते हैं क्वाइल्स, ठीक है, दोनों सेक्शन में क्वाइल्स होते हैं। तो स्टेप डाउन है तो अगर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो स्टेप डाउन में क्या होता है, सेकेंडरी में कम होते हैं, ठीक है, कम लच्छे होते हैं, क्वाइल्स कम होते हैं, टर्न्स, क्वाइल के जो टर्न्स होते हैं, चक्कर जो होते हैं वो कम होते हैं, तभी तो ये स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को कम करके देता है हमारे दूसरे साइड से, ठीक है। प्राइमरी साइड से कम होता है सेकेंडरी साइड में वोल्टेज, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होने की वजह होती है इसके जो फाइल्स होते हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं मतलब कि तनासुब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का क्या तनासुब हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन 1 का जो निशान होता है वो ये होता है, लेस देन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 61। नुजूली ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इब्तदाई और सानवी लच्छों में चक्करों की तादाद का तनासुब होता है, ठीक है। तो प्राइमरी इज टू सेकेंडरी, ठीक है, तो इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। स्टेप डाउन में जो होता है वो प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स होते हैं क्वाइल्स के और सेकेंडरी में क्वाइल्स के कम टर्न्स होते हैं, ये ज्यादा होता है ये कम होता है। तो प्राइमरी, इब्तदाई और सानवी, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का तनासुब पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी का 8 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर 3:1 है, 3:1 या 2:1, तो ये क्या है, 8 से ज्यादा होगा, ठीक है। स्टेप अप में क्या हो जाएगा, 8 से कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेप डाउन है यानी कि प्राइमरी में ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है, ठीक है। तो ये 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी है इसका आंसर, ग्रेटर देन 1, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने बता दिया 3:2 मान लीजिए, ठीक, कभी भी न्यूमरेटर हमेशा यहाँ पे ज्यादा रहेगा प्राइमरी सेक्शन का और ये कम रहेगा सेकेंडरी का, तो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा इसका तनासुब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 62। सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में इस्तेमाल होने वाली मौजें, मौजें मतलब कि वेव्स, कौन सी वेव्स हम यूज करते हैं सोनार में। सोनार क्या होता है, जब शिप वगैरह में यूज होता है, डिस्टेंस या कोई चीज सामने से आ रही तो उसका क्या शेप है, उसके लिए हम सोनार का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम साउंड वेव्स को भेजते हैं, आवाज की मौजों को भेजते हैं, और वो चीजों से टकरा कर आती हैं, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि सामने की चीज की क्या लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। तो सोनार में हम साउंड वेव्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। हाइड्रोजन का सालमी वजन क्या है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक वेट क्या है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1.00784, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केपलर के उस किले को रकबों का किला कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ, 3 केपलर्स लॉ हैं, ठीक है। केपलर्स के 3 लॉ हैं प्लैनेटरी मोशन के, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन के मतलब के जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, सैयारे जो हैं उनके जो मोशन होता है, उनकी चाल, सैयारों की चाल के ऊपर केपलर्स ने 3 लॉज दिए हैं, जैसे कि न्यूटन के 3 लॉज हैं, लॉज ऑफ फोर्स, ठीक है, कुव्वत के 3 लॉज हैं, उसी तरह केपलर्स के भी 3 लॉज हैं, किसके मोशन पे, प्लैनेटरी मोशन पे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नीचे जमीन पे जो हम चलते हैं उसके ऊपर है, और केपलर्स के जो लॉ ऑफ मोशन है वो सैयारों के चाल के ऊपर है, ठीक है। तो उनका कौन सा लॉ, पहला दूसरा तीसरा में से कौन सा लॉ रकबों का लॉ कहलाता है, रकबों का कलिया कहलाता है, ठीक है। तो कौन सा, यहाँ पे आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर ये रास्ता है किसी प्लेनेट का और ये सन है, मान लीजिए ये सूरज है, सूरज के चारों तरफ कोई भी प्लेनेट घूमता है, ठीक है, ये उसका रास्ता है। अगर तो इनका कहना है, केपलर साहब का क्या कहना है कि अगर एक लाइन खींच दी जाए सूरज से इस प्लेनेट तक, ठीक है, और ये लाइन जितने टाइम तक चलेगी, मान लीजिए कि 300 अर्थ, मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ को पूरा ये रास्ता कंप्लीट करने में 365 डेज लगता है,
और लीप ईयर में 366 डेज, ठीक है। टोटल 365 डेज और कुछ समय लगता है, कुछ मिनट्स लगते हैं, ठीक है, जो कि 4 साल के बाद एक दिन हो जाता है और उस दिन को हम बढ़ा लेते हैं। 366 डेज होते हैं हर 4 साल के बाद, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो कुछ टाइम, मान लीजिए कि 15 डेज मैंने टाइम लिया, तो 15 डेज में कहाँ आ जाएगा, अर्थ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन कैसे हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी ऐसे, ठीक है। लाइन जो हमने खींचा था ये लाइन ऐसे हो जाएगी। इसके बीच का जो ये रकबा है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया 15 डेज में जो एरिया कवर करेगा, तो अगले अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगला 15 डेज मान लीजिए यहाँ और यहाँ है, ठीक है, 15 डेज के अंतराल में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया अर्थ, ठीक है। तो ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया सेम होंगे, ठीक है, किसी भी फिक्स टाइम के लिए। यानी 15 दिन का एरिया अगर यहाँ पे देखा हमने, तो 15 दिन का एरिया किसी भी हिस्से में बराबर होता है, ठीक है। केपलर साहब का ये कहना है, यही है सेकंड लॉ, जिसको हम रकबों का क्लियर कहा जाता है। ये दूसरा लॉ है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन का दूसरा लॉ है ये, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। जमूद, यानी कि ये सब वर्ड्स याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं है इन लोगों का कि इनर्शिया लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे आपके पुराने पेपर्स में अगर आपको मिल गए हैं ये लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ आप एक कॉपी बना के, जो भी मानू पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उर्दू में, वो एक कॉपी में, एक पतली सी कॉपी ले लीजिए, उसमें एक वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिए। जमूद इनर्शिया वो कहते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है कि नेक्स्ट पेपर में आपका वहाँ पे इनर्शिया लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी ट्रांसलेट करके लिख देते हैं, आपको बहुत सोचना पड़ जाएगा क्या है, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं। तो आप अभी से उसको बना लीजिए एक मीनिंग की कॉपी, तो काम आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जमूद का तस्वुर उस कलिये से हासिल हुआ है, किस कलिये से हासिल हुआ है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया का तस्वुर किस कलिये से हासिल हुआ है, तो न्यूटन्स का पहला कलिया या न्यूटन्स का दूसरा कलिया, या केपलर का पहला कलिया या केपलर्स का दूसरा कलिया कुलिया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया आपको पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है, ठीक है, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वही उसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया का तस्वुर वहीं से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन का पहला लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं न्यूटन का पहला लॉ, कि अगर कोई चीज कहीं पे रखी हुई है, ठीक है, कोई चीज अगर कहीं पे रखी हुई है तो रखी ही रहेगी, और कोई चीज अगर चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए, कोई कुवत न लगाई जाए बाहर से, तब तक वो चीज वहीं की वहीं रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, ठीक है, अगर बाहर से कोई कुवत न लगाई जाए, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो आप पूछोगे कि अगर चल रही है तो फिर रुक क्यों जाती है कोई भी चीज, ठीक है, ये सवाल आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो वो रुकती है अपोजिट फोर्स लगने से, जो जो जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कोई चीज चलती है तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, तभी वो चलती है, ठीक है। चलने का कारण भी फ्रिक्शन है और रुकने का कारण भी फ्रिक्शन ही है। हम चल पाते हैं क्योंकि हम जमीन पे चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होती है जमीन पे। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे जमीन पे, ठीक है। तो हमारा चलना भी फ्रिक्शन की वजह से है, और किसी चीज का रुकना भी फ्रिक्शन की ही वजह से है, ठीक है। ये निजाम है कुदरत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। बेहतरीन हरारी मौसूल धातु कौन सी है, यानी कि बेस्ट हीट कंडक्टिंग डिवाइस, हीट कंडक्टिंग मेटल कौन सा है, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा जल्दी हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर करता है, यानी कंडक्ट करता है, ठीक है। लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोना है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो तांबा होता है, कॉपर, ठीक है। सेकंड एल्यूमिनियम होता है, तो याद रखने की चीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। दूरबीन का मौजूद, ठीक है, मौजूद नहीं, मौजूद, दूरबीन का मौजूद साइंसदां है कौन है, यानी दूरबीन किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। न्यूटन है, केपलर है, गैलीलियो है और कोपरनिकस है, ठीक है। तो सबको पता है, बहुत पुरानी बात है, बहुत मशहूर बात है, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। जीके में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। अर्जी दूरबीन में अदसों की तादाद होती है, ठीक है। अर्जी दूरबीन यानी दूरबीन जो है उसमें अदसों मतलब बोलते हैं, लेंस को बोलते हैं अदस, ठीक है। तो कितने लेंस होते हैं, तो दूरबीन में बेसिकली 2 लेंस होते हैं, ठीक है। उसी को आगे पीछे करके हम चीजों को देखते हैं। तो आपने देखा भी होगा बचपन में, दूरबीन खिलौना मिलता है, उस खिलौने में देखते हुए एक बीच में एक घुमाने की चीज होती है, ठीक है। उसको घुमाने से क्या होता है, ये आगे पीछे लेंस
ऐसे लेंस आगे पीछे होता है जिससे हमें दूर की चीज और नजदीक दिखती है, वो आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 69। गूंज सुनाई देने के लिए इनकासी सतह का अकलतरीन फासला, ठीक है कितना फासला होता है, यानी एक साउंड को इको करने के लिए कितना फासले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 17 मीटर की जरूरत है, यहाँ पे 16.5 लिखा है, पता नहीं, तो एक्चुअली 17 मीटर है इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके करीब तरीन जो आंसर है वो टिक लगा देंगे 16.5 मीटर। ठीक है, कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो वहां से टकरा के गूंज आपको सुनाई देगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री है। फिजिक्स लास्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन सतह उन शुआओं को जज्ब कर लेती है। आपको पता है ओजोन लेयर में सुराख हो चुका है, तो वहां से ये रेज वहां पे जज्ब नहीं हो पाती हैं और डायरेक्ट अर्थ पे आते हैं, जिससे हमारे स्किन को नुकसान होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको कहते हैं हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रेज, शुआएं, अल्ट्रा वायलेट राय। तो यहाँ पे उसका उर्दू हो जाएगा बालाए बनफशी शुआएं। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बताने का तरीका भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लाइव चाहिए क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर लाइव चाहिए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।